अच्छा, ये मैंने बोला 1,32,200 ही है। चलो गुड। सबसे पहले मशीन ए का डेप्रिसिएशन लिया, 5 लाख का 10% लिया। 1 जनवरी को परचेज करा था, 50,000 डेप्रिसिएशन आया, माइनस करा 4.5 लाख। 2015 का 45,000, 45,000 को माइनस करा 4,05,000। 2016 का 40,500, और फिर माइनस करा तो 3,64,500। दिसंबर 31 2017 का डेप्रिसिएशन आ गया। ये थी मशीन ए। मशीन बी प्यारे बच्चों ली ही 1 सितंबर 2015 में। 14 में तो थी ही नहीं मशीन। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीनों का लिया। 8,333 माइनस करा 241,667। 15, 16, फिर माइनस करा तो ये नेट बुक वैल्यू 2,17,500 आ गई। 21,750 डेप्रिसिएशन हो गया मशीन बी का। मशीन सी जो है ली ही प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 2016 में। 8 लाख की थी, 10% लिया। 1 अप्रैल 2016 को 8 लाख की मशीन दी थी, 9 महीनों का डेप्रिसिएशन निकाला 60,000। 60,000 8 लाख में से माइनस करा 7,40,000 रुपये। उस पर आपने 10% दिया 74,000। 31 दिसंबर 2017। सारे 2017 के डेप्रिसिएशनों को जमा कर लो। 1,32,200 हो गया। एक ये भी सवाल देख लीजिएगा, काफी बच्चे परेशान होते हैं। पास पेपर में भी सवाल दिया हुआ है, या आपके आईपीएफपी स्टडी टेक्स्ट में भी दिया हुआ है। बोले हालांकि बिल्कुल सिंपल से सवाल है। मशीन परचेज करिए 1 जनवरी 2015 को, 5 लाख की। कंपनी यूज 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, चार्जिंग depreciation and accounting and ends on December 31st each. Find out depreciation expense in the year. मशीन परचेज करिए 1 जनवरी 2015 को, 5 लाख की। 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाते हैं। बोले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 2015 16 और 17। सारे बच्चे मेरे साथ रहना। 2015 का 5 लाख का 10% 50,000 आया। फिर अगले साल का 45, और फिर 4,05,000। सही है सर, ये तो बहुत आसान है, डेप्रिसिएशन निकाला है। बोला है फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द ईयर in terms of percentage for the year ended December 31st 2015 and 16 and 17। अब मेरा सवाल है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो अमाउंट में निकाला था वो तो 5,000 आया था, ओ 50,000 आया था। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन परसेंटेज जो निकालना है, तो टोटल डेप्रिसिएशन जो है ऊपर तुमने अभी बताया था मुझे कि सर 5 लाख है।
सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाला 50,000। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख थी, तो 50,000 ऊपर रख के 5 लाख से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज आ गया। और नेट बुक वैल्यू परसेंटेज, 5 लाख में से 50,000 माइनस करो तो 4.5 लाख आए, 4.5 लाख ऊपर रखा, नीचे 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 90% आ गया। ये बात समझ में आ गई है नहीं आई है बेटा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन परसेंटेज और नेट बुक वैल्यू इन परसेंटेज। मशीन की कॉस्ट जो है 5 लाख थी, पहले साल का डेप्रिसिएशन 50,000 आया था, 50,000 ऊपर रखा, नीचे कॉस्ट ऑफ एसेट रखा मल्टीप्लाई 100, तो 10% से डेप्रिशिएट हो रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 10 10 10 सेम 10, फिर अगले साल 45,000, 9%। और 40,500 अगर देखो, वो आता है 8.1। फिर नेट बुक वैल्यू जो रह गई, नेट बुक वैल्यू को भी ऊपर रखोगे और नीचे कॉस्ट ऑफ एसेट रखोगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू इन परसेंटेज आ जाएगी। एक और भी तरीका होता है करने के बगैर, जो है यूं भी कर सकते हो कि 100 में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की परसेंटेज को निकाल देना, तो बाकी जो जो परसेंटेज बचेगी वो नेट बुक वैल्यू की होगी। नहीं, यही बात समझे? जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला है परसेंटेज में, उसको 100 में से माइनस कर देना, जो भी परसेंटेज बचेगी अरसान, वो नेट बुक वैल्यू इन परसेंटेज आ जाएगी। नहीं, यही बात समझ में? कोई सवाल है तो ये पूछ लो, ये परसेंटेज वाला। डेप्रिसिएशन को ऊपर रखना, वाजिब, और कॉस्ट ऑफ एसेट को नीचे रखना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आ जाएगी। जो परसेंटेज आए उसको 100 में से माइनस कर देना, फिर नेट बुक वैल्यू की परसेंटेज आ जाएगी। पहले साल का डेप्रिसिएशन 50,000 था, 50,000 रुपये ऊपर रखा, 5 लाख नीचे रखा, 10% आ गया। 100 में से 10 माइनस करा, 90%। दूसरा साल इस तरह की डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, तो 45,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, और कॉस्ट 5 लाख थी, तो ये 9% आया। तो 90 में से जो ऊपर नेट बुक वैल्यू थी 9 माइनस करा, 81 आ गया। फिर 40,500 का डेप्रिसिएशन, और नीचे डाल दिया 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8.1 आ गया। आगे बढ़ते हैं।
एक मुझे ये अच्छा सवाल लगा था, एमसीक्यू नंबर 28। सर इसमें क्या था? इसमें ये था कि स्मॉल लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 8 million. It has an estimated residual value of rupees 1.5 million and useful life of 7 years. Calculate depreciation percentage to be applied to cost under reducing balance method. अब ये बच्चे परेशान हो गए, सर ये कौन सा मेथड है यार? डेप्रिसिएशन परसेंटेज टू बी अप्लाइड बाई 1 - n सैलरी वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 - 7 ईयर लाइफ है, सैलरी वैल्यू जो है आपके पास 1.5 है, और कॉस्ट जो है 8 million है, मल्टीप्लाई 100, 21.27 आ गया, देख लो। एक ये 29th वाला सवाल ही बहुत अच्छा था। वो कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन आपके पास पीरियड का जीरो भी आ सकता है? तो वो याद रखना, यूनिट आउटपुट मेथड होता है और वर्किंग आवर मेथड है। अगर एक यूनिट भी नहीं बना तो डेप्रिसिएशन नहीं लाएगा। यूनिट आउटपुट मेथड और वर्किंग आवर मेथड में, यूनिट आउटपुट मेथड और वर्किंग आवर मेथड में अगर मशीन चली ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन जो है वो निल आएगा। अपने पास लिख लेना यूनिट आउट। बाकी हर एक में आंसर, हर एक में जो है डेप्रिसिएशन जरूर आएगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो डिमिनिशिंग हो, चाहे वो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड हो। इज इट क्लियर मेरा बेटा? एक मिनट होल्ड करो। जी बच्चों, क्लियर है ये? कोर्स मेरे ख्याल से कौन सा चैप्टर रह गया है? बैंक रिकन्सिलेशन।
हाँ, एक मिनट होल्ड करो बेटा, होल्ड करो बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला नहीं हुआ अभी तक। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सर ने करवाया था मेरे ख्याल से। IS2। जी सर, ये वो अभी चल रहा है वो।
तो ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सर से मैं पूछ लूंगा, तो तुम लोग से रिसर्च करेंगे। लेकिन बहरहाल इसके अंदर जो है काफी चीजें जो है समझ लें, बताने की बाकी हैं। एक मुझे ये भी देखो, सवाल बड़ा अच्छा लगा था, और वो ये था, a motor vehicle cost rupees 4 lakh. It is an expected residual value after 5 years. यानी रेसिडुअल वैल्यू जो है बताइए 40,000 है, 5 साल उसकी लाइफ है, 5 को टोटल करा। सर आपने क्यों जल्दी कर दिया, सम ऑफ द एयर डिजिट है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 हो गया, 15 नीचे लिख दिया। और 40,000 जो है वो इसके अंदर जो है एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू जो है 40,000 रुपये थी। अब देखो, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर 2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहाँ मिले। पेमेंट पूछ रहा है सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या आएगा। तो याद रखो, पहले साल जो है 5 रखा गया होगा, दूसरे साल 4, तीसरे साल 3, चौथे साल 2। देख लेना कौन से साल का पूछा है। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है नेट बुक वैल्यू। बार बार कह रहा हूँ, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है नेट बुक वैल्यू। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 4 लाख जो है, 40,000 माइनस करा 15, 5, पहले साल का डेप्रिसिएशन 21, दूसरे साल का 96, 4 लाख में से 21 और 96 माइनस करा, 1,84,000 जो है वो आपके पास कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू आ गई आफ्टर सेकेंड ईयर। एक और इधर ये था, नॉर्मल लिमिटेड परचेज प्रेमिसेस फॉर ₹16 million with no salary value and useful life is 45 years। अब आप जरा लेवल चेक करो, 45 years। What is the depreciation charge for the fourth year? 45 पहला साल हुआ, 44 दूसरा, 43 तीसरा, 42 ईयर्स का निकालना है। देखो 42 ईयर्स के ऊपर यानी कि डिजिट में आप 42 रखोगे। हाँ, मैंने बोला था कभी कभार अगर इतनी लंबी लाइफ दे दे तो हमारा तो पेपर में जो है सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करें, 45 तक जाएं, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो इसका आसान काम क्या है कि एक फॉर्मूला बताया था, एन ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा सवाल है 45, 45 + 1 डिवाइड बाई 2, 1035 आ गया। 1035 जो है सम ऑफ द ईयर डिजिट में रखा, और 16 million ये थी। नेक्स्ट देखते हैं,
समझ आ गया बेटा ये नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 34 जो है एक और इसके अंदर जो बताना था, हमजा लिमिटेड रिक्वायर्ड अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग ऑन 1 अक्टूबर 2014. इस इनिशियल कैरिंग अमाउंट कंसिस्ट ऑफ लैंड है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है. याद रख लो, एयर कंडीशन जो लगाया जा रहा है वो सेपरेट नॉन करंट एसेट है. The estimated lives of the building structure and air condition system is 25 years and 10 years respectively. देखो इसकी सेपरेट लाइफ बताइए लैंड और बिल्डिंग स्ट्रक्चर की, और जो एयर कंडीशन है उसकी लाइफ अलग बताइए. When the air condition system is due for replacement, it is estimated that the old system will be dismantled and sold for 500. इधर देखो एक मिनट 5 मिनट.